मैंने सस्ता होने के चक्कर में एक हॉन्टेड हाउस किराए पर ले लिया। शिफ्ट होने की पहली रात ही शॉवर अपने आप चालू हो गया। मैं हवा की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाया, पानी बर्बाद कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पानी का फ्लो तुरंत बंद हो गया। मुझे लगा बस यहीं से शुरुआत हुई है, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर मैंने 3 डिशेस और एक सूप देखा। पास में एक नोट भी रखा था, खाने का खर्च 25। मेरे दिमाग ने तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर दी। 3 डिशेस और एक सूप, जिसमें नॉन वेज और वेज दोनों थे। प्रेजेंटेशन भी कमाल की थी। बाहर किसी रेस्टोरेंट में ऐसा खाना कम से कम 50 का पड़ता, ए करके सिर्फ 25। ये तो बहुत सस्ता है। मैंने तुरंत चॉपस्टिक्स उठाई और चमचमाते ब्रेज़ पोर्क का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया। स्वाद इतना शानदार था कि मेरी जीभ लगभग अंदर ही चली जाती। मैं तेजी से खाना साफ करता जा रहा था और हवा से बड़बड़ाते हुए बोला, गोस्ट मैडम, तुम भी कमाल हो, मरने के बाद भी इतना हिसाब किताब रखती हो, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनो ना। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे चबाने की आवाज सुनाई दे रही थी। खाना खत्म करके मैंने संतुष्टि भरी डकार ली। फिर चिकने बर्तनों को देकर मेरी आलस वाली बीमारी जाग गई। मैंने जानबूझकर बर्तन सिंक में रख दिए और नहीं धोए। मैं अपनी इस गोस्ट रूममेट की लिमिट टेस्ट करना चाहता था। अगली सुबह हल्की हल्की बर्तनों की टकराने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं धीरे धीरे किचन के दरवाजे तक गया। देखा कि सिंक में रखे सारे बर्तन चमक रहे थे और एकदम व्यवस्थित रखे हुए थे। साथ में एक और नोट था। इस बार लाल खून जैसे अक्षर नहीं, बल्कि साधारण काली पेन से लिखा था, एक बार बर्तन धोने का 5 युएन, महीने के अंत में हिसाब होगा। मैं हंस पड़ा। सच में मैं लीन फेंक, जो 20 साल से ज्यादा जी चुका हूँ, पहली बार किसी ऐसे ओपोनेंट से मिला था। मेरी कम्पेटिटिव स्पिरिट पूरी तरह जाग गई। ठीक है, आ जाओ। मैंने जानबूझकर कचरे से भरा बैग दरवाजे पर रख दिया ताकि आधा रास्ता ब्लॉक हो जाए। हिम्मत है तो इसे भी फेंक कर दिखाओ। लेकिन अगले दिन कचरे का बैग गायब था। दरवाजे पर एक स्टिकी नोट लगा था, कचरा फेंकने की फीस 10 युएन। एक रात मैं ओवरटाइम करके आधी जान लेकर घर लौटा। अंधेरे में लाइट जलाने ही वाला था कि लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल उठी। रोशनी नरम थी, आंखों को चुभ नहीं रही थी। मेरे दिल का कोई कोना अचानक नरम पड़ गया। तभी लैंप शेड से एक नोट धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ गिरा। तुम्हारे लिए लाइट छोड़ी, बिजली का खर्च अलग से। बस जो गर्माहट अभी अभी पैदा हुई थी, वह बिजली का खर्च अलग से। इन 4 शब्दों ने चकनाचूर कर दी। मैंने छत की तरफ देकर आंखें घुमाई। दिन इसी तरह की मजेदार लड़ाइयों में गुजरने लगे। धीरे धीरे मुझे अपनी गोस्ट रूममेट का स्वभाव समझ आने लगा। उसका नाम सुवान सिंह था। उसे क्लीनलीनेस ऑब्सेशन था। अगर मैं अपना अंडरवेयर फर्श पर फेंक देता तो वह अपने आप उछलकर वॉश बेसिन में पहुंच जाता। उसे ओसीडी भी था। मेरी बुक शेल्फ पर अगर एक भी किताब हाइट के हिसाब से न रखी हो तो अगले दिन सब परफेक्टली अरेंज्ड मिलती। उसकी कुकिंग स्किल कमाल की थी, लेकिन वह बहुत ग्रजेस रखती थी। अगर मैं एक बार कह दूं कि खाना ज्यादा नमकीन है तो वह लगातार 3 दिन तक सिर्फ उबला हुआ टोफू खिलाती। वह बहुत शार्प टंग्ड भी थी। मैंने एक बार डिस्काउंट वाली शर्ट खरीदी और मिरर के सामने पहनकर देख रहा था। तभी मिरर पर पानी की भाप से धीरे धीरे शब्द उभरे, तुम्हारा फैशन सेंस चिंता का विषय है, तुम्हारी टेस्ट चिंता का विषय है, और तुम्हारा वॉलेट तो उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है। मैं गुस्से से उछल पड़ा और हवा की तरफ चिल्लाया, तुम्हें क्या मतलब, खुद तो मरकर भी एए सिस्टम नहीं छोड़ पाई। फिर मिरर पर नए शब्द उभरे, तुम भी कुछ कम नहीं। मैं उसकी मौजूदगी का आदी होने लगा था। सच कहूं तो मुझे अच्छा लगने लगा था। कम से कम अब मुझे इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने पड़ते थे। कम से कम इस ठंडे और बेरहम बड़े शहर में कोई था जो मेरे लिए लाइट छोड़कर जाता था, भले ही उसका बिल अलग से लिया जाता था। एक दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त जी बोशियाओ मुझसे मिलने आया। मैंने पहले ही सुवान सिंह को वार्निंग दे दी थी, मेरा दोस्त आने वाला है, वह बहुत डरपोक है, आज थोड़ा शांत रहना। सुना? तभी टेबल पर रखी एक मैगजीन हवा में उठी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में ओके दिखाई दिया। अगले दिन जी बोशियाओ घर में घुसे ही बड़ा चढ़ाकर सूंघने लगा। लिन फें, क्या बात है, अमीर हो गए, कोई मेड रख ली क्या? ये घर तो तुम्हारे रहने की जगह जैसा लग ही नहीं रहा। बस मेरी हैबिट्स थोड़ी सुधर गई हैं। उसके इतना कहते ही टीवी जिसमें चैलेंज मूवी चल रही थी अचानक फाइनेंशियल चैनल पर बदल गया। जी बोशियाओ डरकर उछल पड़ा, रिमोट कहाँ है? चैनल अपने आप कैसे बदल गया? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले चैनल वापस बदल दिया। शायद सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। हम बातें कर ही रहे थे कि उसके सामने रखा कप धीरे धीरे टेबल के किनारे की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसक गया। ये क्या था? कप खुद कैसे हिला? मैंने आराम से कप वापस रख दिया। डरो मत, मेरी रूममेट थोड़ी शरारती है लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। जी बोशियाओ मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई मानसिक रोगी हूँ। लिन फें, क्या काम का स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है? तुम्हें हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा? मैंने लंबी सांस ली। मुझे पता था कि ये बात समझाना नामुमकिन है। किसी तरह डरे हुए जी बोशियाओ को विदा करके मैं उदास होकर सोफा पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम की रोशनी थोड़ी और धीमी हो गई और पहले से भी ज्यादा नरम लगने लगी। मैंने सिर घुमाकर उस बड़ी फ्रेंच विंडो की तरफ देखा। पहली बार मुझे एक लंबी लड़की का सफेद कपड़ों में लिटा हुआ सिलुएट इतनी साफ दिखाई दिया। वह अब भी आधी ट्रांसपेरेंट थी, जैसे चलती हुई धुंध हो, लेकिन अब मैं उसके कंधों तक आते लंबे बाल साफ देख सकता था। वह बड़ी सावधानी से उस खिड़की को साफ कर रही थी जिसे मैं सुबह ठीक से साफ नहीं कर पाया था। उसकी हर हरकत में फोकस, सीरियसनेस और लगभग ऑब्सेसिव एलिगेंस थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे दोस्त की चिंता और दुनिया की सारी गलतफहमियां बिल्कुल मायने नहीं रखती। इस विशाल शहर में आखिरकार मेरे पास एक घर था और एक बहुत ही अनोखा परिवार का सदस्य भी। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकी। कैपिटलिज्म की ठंडी हवा आखिर मेरे जैसे छोटे एम्प्लॉय तक भी पहुंच गई। एक ठंडी ईमेल और कुछ बेजान ऑफिशियल लाइंस ने मेरी उस नौकरी को खत्म कर दिया जिसके बदले मैं रोज 2 घंटे का कम्यूट करके बस मामूली सैलरी पाता था। एक कार्डबोर्ड बॉक्स हाथ में लिए मैं भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहा था। पहली बार मुझे लगा जैसे मैं भी फेंका हुआ कचरा हूँ। घर लौटकर मैंने खुद को कंबल में ढक लिया और लंबे समय से दबाए हुए एहसासों को भीतर ही भीतर दबाए रखा। दुख और बेचैनी आखिर उस पल बाहर निकल आए। पता नहीं मैं कितनी देर तक
तक रोता रहा। तभी लिविंग रूम से हल्की हल्की एक सुरीली क्लासिकल म्यूजिक की धुन सुनाई देने लगी। वह मेरी सबसे पसंदीदा डिवोजा की सिम्फनी थी। मैंने एक बार खाना खाते समय हवा से कहा था, ये म्यूजिक बहुत अच्छा है। इसे सुनकर लगता है कि चाहे दिन कितने भी मुश्किल हों, उन्हें पार किया जा सकता है। मैं नाक पहुंचता हुआ भारी कदमों से कमरे से बाहर निकला। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म कोका कोला चिकन विंग्स रखे थे। पास में एक नोट चुपचाप रखा था, उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, फ्री ऑफ चार्ज। आखिरकार मेरी आंखों से आंसू बह निकले। इस बार दुख की वजह से नहीं, बल्कि उस गर्माहट की वजह से। मैंने पहली बार हवा की तरफ गंभीरता से देखकर कहा, धन्यवाद सुवानचिंग। हवा में जैसे बहुत हल्की सी एक आह सुनाई दी। खाना खाने के बाद मैंने लैपटॉप खोला और पागलों की तरह रिज्यूम्स भेजने लगा। लेकिन जो भी रिज्यूम भेजता वह समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा साबित होता। कभी कभी इंटरव्यू का मौका मिलता भी तो आखिरी दौर में रिजेक्ट हो जाता। बैंक अकाउंट का बैलेंस हर दिन कम होता जा रहा था और एंग्जाइटी धीरे धीरे मेरे नर्व्स को खा रही थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। आखिरकार एक दिन मुझे मेरी ड्रीम कंपनी से इंटरव्यू कॉल मिला। मैंने तुरंत अपनी सबसे अच्छी और एकमात्र फॉर्मल सूट निकाल ली। इंटरव्यू वाले दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया, लेकिन ज्यादा नर्वस होने की वजह से नीचे कॉफी शॉप में ब्रेकफास्ट खरीदे समय मेरा हाथ फिसल गया और एक कप गर्म कॉफी पूरी की पूरी मेरी शर्ट पर गिर गई। उस पल मुझे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैं बदहवास होकर घर की तरफ भागा। इंटरव्यू में सिर्फ 1 घंटा बचा था। नई शर्ट खरीदने का समय बिल्कुल नहीं था। क्या मुझे सच में हार मान लेनी चाहिए? तभी बाथरूम से वॉशिंग मशीन के चालू होने की हल्की आवाज आई। मैं चौंक गया। दौड़कर अंदर गया तो देखा कि कॉफी से खराब हुई शर्ट वॉशिंग मशीन में घूम रही थी। 20 मिनट बाद वॉशिंग मशीन रुकी और ड्रायर चालू हो गया। फिर 20 मिनट बाद एक साफ, गर्म और हल्की खुशबू वाली शर्ट एक अदृश्य हैंगर पर टंगी हुई मेरे कमरे के दरवाजे पर दिखाई दी। मैं उस बिल्कुल नई जैसी लग रही शर्ट को देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रहा हूँ। मैंने तुरंत कपड़े बदले और घर से भागा। मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने वाली सड़क पर सुबह का रश आवर था। समय तेजी से निकल रहा था और मैं पसीने से तर था। जब मैं बस पकड़ने के लिए मुड़ने ही वाला था, तभी मेरे सामने की मेट्रो गेट मशीन ने अचानक बीप की आवाज की। ग्रीन लाइट जल उठी और गेट अपने आप खुल गया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत अंदर घुस गया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही देखा कि मेरी मेट्रो के दरवाजे बंद होने वाले थे। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन जैसे ही दरवाजे पूरी तरह बंद होने वाले थे, ऐसा लगा जैसे बीच में कुछ फंस गया हो। अलार्म बजा और दरवाजे फिर से खुल गए। मैं किसी तरह दौड़कर अंदर घुस गया। मेट्रो में मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। आखिरकार इंटरव्यू शुरू होने से सिर्फ 5 मिनट पहले कंपनी पहुंच गया। मीटिंग रूम में बैठकर इंटरव्यूअर्स का इंतजार करना हर सेकंड किसी टॉर्चर जैसा लग रहा था। काफी देर बाद मेरा नंबर आया। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में प्रवेश किया। 4 इंटरव्यूअर्स एक लाइन में बैठे थे और उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। मैं इतना नर्वस था कि हथेलियों में पसीना आ गया। जो सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने तैयार किया था वह मेरे दिमाग से पूरी तरह गायब हो चुका था। मेरा ब्रेन जैसे क्रैश हो गया था। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ने ही वाला था कि तभी टेबल पर रखी एक काली पेंसिल अचानक लुढ़ककर मेरे हाथ के पास आ गई। मैंने अनजाने में उसे पकड़ लिया। उसकी ठंडी सतह को महसूस करते ही मेरा दिमाग शांत हो गया। मैंने नीचे देखा तो पेंसिल पर किसी नुकीली चीज से 2 छोटे लेकिन साफ शब्द उकेरे हुए थे, स्टेडी रहो। मेरा दिल तुरंत स्थिर हो गया। वे 2 शब्द किसी एनर्जी इंजेक्शन की तरह मेरे अंदर उतर गए। सभी इंटरव्यूअर्स को नमस्कार, मेरा नाम लिन फेंक है। उस इंटरव्यू में मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 1 हफ्ते बाद मुझे उसी कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ज्वाइनिंग वाले दिन मैं सबसे पहले सुपरमार्केट गया और एक अच्छी वाइन की बोतल के साथ बहुत सारी ताजी इंग्रेडिएंट्स खरीद लाया। घर लौटकर मैंने ढेर सारे डिशेस बनाए, फिर 2 ग्लासेस में वाइन भरी और उनमें से एक ग्लास उठाया। सुवानचिंग, ये जाम तुम्हारे नाम। धन्यवाद, मेरी सबसे बेहतरीन सपोर्ट। दूसरा वाइन ग्लास हल्का सा हिला और उसमें से टकराने की साफ आवाज आई, जैसे वह मेरे टोस्ट का जवाब दे रही हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास एक अदृश्य गार्डियन था। नई जॉब मिलने के बाद मेरी और सुवानचिंग की साथ रहने वाली जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा हार्मोनियस हो गई। मैं पैसे कमाने का काम करता था और वह घर को परफेक्टली मैनेज करती थी। साथ ही अपनी फाइनेंशियल लॉजिक से मेरे खर्चों पर नजर रखती और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करती। धीरे धीरे मुझे उसकी यह अनोखी कंपेनियनशिप पसंद आने लगी। रोज काम से लौटने पर गर्म खाना मिलता। हर महीने सैलरी आने पर एक फाइनेंशियल डायरेक्टर की तरह बजट तैयार मिलता। काम में कोई मुश्किल आती तो मेरी स्टडी टेबल पर किसी रहस्यमयी तरीके से उससे जुड़ी बुक्स और रेफरेंस मटेरियल्स दिखाई देने लगे। वह एक खामोश मेंटोर, एक परफेक्ट हाउसकीपर और सबसे परिचित अजनबी बन चुकी थी। लेकिन मैं उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती गई। आखिर सुवानचिंग की मौत कैसे हुई थी? इंटरनेट पर मौजूद उस पुराने और अस्पष्ट रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मौत एक्सीडेंटल गैस पॉइजनिंग से हुई थी। लेकिन मुझे हमेशा कुछ गलत लगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, सुवानचिंग, तुम्हारी मौत आखिर कैसे हुई थी? कमरे की लाइट एक बार झपकी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा हो। वह साफ तरीके से मैसेज नहीं दे पा रही थी। उसकी प्रतिक्रिया जितनी ज्यादा तीव्र होती गई, मेरा शक उतना ही गहरा होता गया। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि इस रहस्य की शुरुआत इसी घर से करनी होगी। मैं उस प्रॉपर्टी एजेंट के पास पहुंचा जिसने मुझे यह घर किराए पर दिलवाया था, जो मान ली। मैंने उसे पास के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया और बहाना बनाया कि मैं लीज रिन्यू करने के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। जो मान ली हमेशा की तरह गर्मजोशी और मुस्कुराहट से भरी हुई थी। मिस्टर लिन, वहाँ रहने की आदत पड़ गई होगी ना? घर की लोकेशन अच्छी है, लेआउट भी अच्छा है। बस पहले थोड़ा इंसिडेंट हो गया था,
इसलिए आम लोग वहाँ टिक नहीं पाते। लेकिन आपको देखकर लगता है सब बढ़िया चल रहा है, आपका चेहरा तो पहले से भी ज्यादा हेल्थी लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, घर तो सच में अच्छा है, बस मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी है। आखिर पहले वहाँ क्या हुआ था? मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, लेकिन सिर्फ एक वेग न्यूज मिली जिसमें लिखा था कि मालिक की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जो मानली ने तुरंत बात घुमा दी। अरे पुरानी बात है, बस एक एक्सीडेंट था। जवान लोग इतनी बातें मत सोचो, आराम से रहो। वैसे भी उस घर की फेंग शुई काफी अच्छी है, देखो ना, वहाँ रहने के बाद तुम्हें और अच्छी नौकरी मिल गई, ये तो अच्छे लक की निशानी है। वह लगातार मुझे ज्यादा न सोचने की सलाह देती रही, लेकिन उसकी यह जरूरत से ज्यादा गर्मजोशी मुझे अजीब लग रही थी। एक सामान्य एजेंट को किराए और कॉन्ट्रैक्ट की चिंता होती है, वह मेरी मेंटल स्टेट को लेकर इतनी परेशान क्यों थी और बार बार मुझे घर के अतीत के बारे में जानने से क्यों रोक रही थी। थोड़ी औपचारिक बातें करने के बाद मैंने जो मानली से विदा ली, लेकिन इस मुलाकात ने मेरे शक दूर करने के बजाय और बढ़ा दिए। उस रात मुझे एक ऐसा सपना आया जिसने मेरे भीतर डर भर दिया। मैं घने सफेद कोहरे के बीच खड़ा था, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे एक जानी पहचानी लेकिन अजनबी सी आवाज सुनाई दी। कोई बहुत गुस्से में बहस कर रहा था। वह सुवानछिंग की आवाज थी। जो मानली, तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें दोस्त माना था और तुमने पैसों में हाथ डाल दिया। दूसरी आवाज घबराई हुई थी। वानछिंग, बस एक बार मेरी मदद कर दो, आखिरी बार, मैं वादा करती हूँ कि सारा नुकसान पूरा कर दूंगी। सुवानछिंग ने ठंडे स्वर में कहा, नामुमकिन, ये क्लाइंट्स का पैसा है, तुम क्राइम कर रही हो। दूसरी आवाज अचानक चीख उठी, तो तुम मुझे मरने पर मजबूर कर रही हो। बहस और तेज हो गई। फिर अचानक एक भारी सी धमक सुनाई दी, जैसे किसी चीज से जोरदार वार किया गया हो। उसके बाद किसी के जमीन पर गिरने की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं झटके से जाग उठा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। वह सपना बहुत ज्यादा रियल लगा था। जो मानली, सपने में सुवानछिंग ने साफ उसका नाम लिया था। मैंने तुरंत लाइट जलाई, तभी मेरी नजर स्टडी रूम के दरवाजे पर पड़ी। वह आधा खुला हुआ था। मुझे साफ याद था कि सोने से पहले मैंने उसे बंद किया था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। स्टडी टेबल के सबसे नीचे वाला लॉक ड्रॉअर खुला हुआ था। उसके अंदर एक काली लेदर डायरी रखी थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या सुवानछिंग मुझे कुछ दिखाना चाहती थी? कांपते हाथों से मैंने डायरी खोली। ज्यादातर पेजेस में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स और रोजमर्रा की बातें लिखी थी। मैं तेजी से पेजेस पलटा गया। आखिर डायरी के पिछले हिस्से में मुझे एक नाम बार बार दिखाई दिया, जो मानली। डायरी के अनुसार सुवानछिंग और जो मानली बिजनेस पार्टनर्स थीं। दोनों ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बाद में सुवानछिंग को पता चला कि जो मानली ने उससे छिपाकर बड़ी रकम निकाल ली थी और उसे हाई रिस्क वर्चुअल करेंसी में लगा दिया था। निवेश बुरी तरह फेल हो गया और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया। डायरी में सुवानछिंग ने लिखा था, मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि जो मानली ऐसा कर सकती है। इतने सालों का भरोसा लालच के सामने बेकार साबित हो गया। उसे अपने किए की जिम्मेदारी लेनी ही होगी, चाहे इसका कोई भी परिणाम क्यों ना हो। ये उसकी डायरी की आखिरी एंट्री थी। मेरा खून जैसे जम गया। डायरी लेकर मैं लिविंग रूम में वापस आया और कांपती आवाज में हवा से पूछा, सुवानछिंग, क्या तुम्हारी हत्या जो मानली ने की थी? मेरे शब्द खत्म होते ही सिर के ऊपर लगा क्रिस्टल शैंडलियर जोर जोर से हिलने लगा। दीवार पर टंगी घड़ी नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई और पूरे कमरे में कांच टूटने की तेज आवाज गूंज उठी। कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया। ये अब तक की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया थी जो मैंने सुवानछिंग से देखी थी, लेकिन इसी प्रतिक्रिया ने मेरे सारे शक यकीन में बदल दिए। सुवानछिंग की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी और वह हत्यारी वही थी जो हर बार मेरे सामने मीठी मुस्कान लेकर खड़ी होती थी, प्रॉपर्टी एजेंट जो मानली। सच एक बर्फीले चाकू की तरह मेरी शांत जिंदगी के पर्दे को चीर कर बाहर आ गया। मैंने उस घर की तरफ देखा जिसे सुवानछिंग हमेशा चमकता हुआ और साफ सुथरा रखती थी। पहली बार मुझे वहाँ हड्डियां जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। मैं ये सब देखकर चुप नहीं बैठ सकता था। सुवानछिंग, चिंता मत करो, मैं उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैंने गहरी सांस ली और योजना बनानी शुरू कर दी। मुझे सबूत चाहिए थे। डायरी एक महत्वपूर्ण क्लू थी, लेकिन किसी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे जो मानली से खुद उसकी गलती कबूल करवानी थी। कुछ दिन बाद मैंने उसे फिर कांटेक्ट किया। इस बार बहाना था कि मुझे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में इंटरेस्ट हो गया है और मैं उसकी सलाह चाहता हूँ। हमने एक शोरगुल वाले खुले कॉफी कैफे में मिलने का फैसला किया। मिलने से पहले ही मैंने अपने फोन का रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू कर दिया। जो मानली मुस्कुराई, लिन भाई, नई नौकरी मिलते ही फाइनेंस प्लानिंग शुरू कर दी, काफी एम्बिशियस हो। मैंने हंसते हुए कहा, क्या करूं, गरीबी से डर लगता है। वैसे असली क्रेडिट तो आपको जाता है, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिलाया, वहाँ रहने के बाद तो मेरी किस्मत ही बदल गई। फिर मैंने कैजुअली कहा, वैसे उस घर की असली मालिक सुवानछिंग के बारे में सोचकर मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। सुना है वह फाइनेंस इंडस्ट्री की एक्सपर्ट थी, क्या वह भी इन्वेस्टमेंट्स करती थी? मैं उसकी आंखों पर नजर टिकाए हुए था। जैसे ही मैंने सुवानछिंग का नाम लिया, उसकी आंखों की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हाँ, मिस सू बहुत टैलेंटेड थी, अफसोस इतनी कम उम्र में चली गई। मैंने अगला दांव चला। हाल ही में मुझे घर में उनकी कुछ डायरीज और नोट्स मिले। उनमें बहुत सारे प्रोफेशनल टर्म्स लिखे हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। क्या आप कभी समय निकालकर उन्हें देख सकती हैं? यह सुनते ही उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्का बदलाव दिखाई दिया। कॉफी का पकड़ते हुए उसका हाथ थोड़ा कांप गया। डायरी, उसने जल्दी से कहा, दूसरों की प्राइवेट चीजें पढ़ना ठीक नहीं होता। फिर उसने अचानक विषय बदल दिया। वैसे लिन भाई, उस घर में रहने के दौरान कोई अजीब घटना तो नहीं हुई? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। अजीब घटना? कैसी? उसकी आवाज धीमी हो गई और आंखों में एक अलग ही खोजी नजर दिखाई दी, जैसे रात में कोई आवाज सुनाई देना या चीजों का अपने आप हिलना डुलना। मेरा दिल एक पल को डूब गया। वह मुझे टेस्ट कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि क्या मुझे सुवानछिंग की मौजूदगी का पता चल चुका है। मैंने हंसकर कहा, नहीं तो मैं वहाँ बहुत अच्छी नींद सोता हूँ, शायद मेरी किस्मत मजबूत है। उस लंच में हम दोनों एक दूसरे को परखते रहे।
रहे, लेकिन किसी को भी अपनी मनचाही जानकारी नहीं मिली। उस दिन के बाद मुझे लगातार ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य नजर मेरा पीछा कर रही है। ऑफिस से घर लौटे समय हमेशा लगता जैसे कोई थोड़ी दूरी पर मेरे पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कभी कोई दिखाई नहीं देता। घर में भी पैरानॉर्मल घटनाएं बदलने लगी। पहले जहां साफ सफाई, गर्म खाना और केयरिंग नोट्स मिलते थे, अब माहौल डरावना हो गया था। आधी रात को लिविंग रूम से चाकू घिसने जैसी आवाजें आने लगी, एक बार, फिर दूसरी बार और फिर लगातार। रात की खामोशी में वे आवाजें रोंगटे खड़े कर देती थीं। बाथरूम के मिरर पर अचानक खून जैसे लाल रंग का हाथ का निशान दिखाई देने लगा, जैसे कोई अभी अभी उसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैं जानता था कि यह सब सुवानछिंग नहीं कर रही थी। उसकी पैरानॉर्मल मौजूदगी में हमेशा व्यवस्था और एक अजीब सी कोमलता होती थी, जबकि ये सारी घटनाएं सिर्फ नफरत, डर और धमकी से भरी हुई थी। मुझे यकीन था कि जो मानली ने किसी तरीके या किसी आदमी का इस्तेमाल करके यह सब रचाया था ताकि मैं डर कर घर छोड़ दूं। वह घबरा गई थी। उसे डर था कि कहीं मैं सुवानछिंग की छोड़ी हुई चीजों में ऐसा कोई राज न ढूंढ लूं जो कभी सामने नहीं आना चाहिए था। एक रात मैं बुरे सपने से जाग गया। मेरी नजर बेडरूम की खिड़की पर पड़ी। शीशे पर हल्की धुंध जमी हुई थी और उस धुंध पर धीरे धीरे कुछ शब्द उभर रहे थे। यह सुवानछिंग थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर 3 शब्द लिखे थे। खतरा, चले जाओ। उसकी लिखावट पहले जैसी मजबूत नहीं थी। अक्षर टेढ़े मेढ़े और कमजोर थे, जैसे किसी भी पल गायब हो सकते हो। मेरा दिल जोर से कस गया। वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। खुद फंसी होने के बावजूद उसका पहला विचार मेरी सुरक्षा था। मैं खिड़की के पास गया, उन शब्दों को हाथ से मिटा दिया और ठंडे शीशे से टिकर धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, यह हमारा घर है, यहाँ से किसी और को जाना होगा। अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली। ऑनलाइन कुछ छोटे हिडन कैमरास मंगवाए जो चार्जर और दूसरी चीजों के अंदर छिप सकते थे। एक कैमरा मुख्य दरवाजे की तरफ लगाया और दूसरा स्टडी रूम की बुक शेल्फ पर। कैमरास लगाने के तीसरे दिन ही जो मानली का फोन आ गया। गैस कंपनी इलाके में सेफ्टी इंस्पेक्शन कर रही है। एजेंट होने के नाते मुझे उनके साथ आकर तुम्हारे घर की गैस पाइपलाइन चेक करनी होगी। बताओ कब आना ठीक रहेगा? गैस पाइपलाइन इंस्पेक्शन। क्या शानदार बहाना था। इससे वह कानूनी तरीके से घर के अंदर आ सकती थी और शायद अपनी अगली चाल भी चल सकती थी। मैंने भीतर की घृणा दबाते हुए कहा, जरूर, मैं आज घर पर ही हूँ, आप कभी भी आ सकती हैं। फोन रखते ही मैंने सुवानछिंग के लिए एक नोट लिखा। स्टिकी नोट पर मैंने लिखा, वह आने वाली है, आगे का खेल मौके के हिसाब से खेलेंगे। ये लिखकर मैंने वह नोट लिविंग रूम में रख दिया, जहाँ वह आसानी से दिखाई दे। लगभग आधे घंटे बाद डोरबेल बजी। पीप होल से देखा तो बाहर झो मानली खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुला लिया। झो दीदी, आपको तकलीफ करनी पड़ी। वह हंसकर बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो सबकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आई, उसकी आंखें लगातार हर कोने को स्कैन करने लगी। वह किसी जहरीले सांप की तरह लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और बैल्कनी को गौर से देखती रही। आखिर उसकी नजर स्टडी रूम के उस बंद दरवाजे पर जाकर रुकी। वह गैस स्टोव और वाटर हीटर के पास जाकर इंस्पेक्शन का नाटक करने लगी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी उसके पैरों के पास रखी एक डाइनिंग चेयर अचानक आधा मीटर पीछे खिसक गई। कौन? झो मानली का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ झो दीदी? उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। लेकिन उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई थीं। इससे साफ था कि उसके मन में डर बैठा हुआ था। जो इंसान दोषी नहीं होता, वह एक हिलती हुई कुर्सी से इतना नहीं डरता। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। मैं लिविंग रूम के कोने में लगे मिरर के रिफ्लेक्शन से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वह 2 कदम बाथरूम की तरफ गई, फिर अचानक दिशा बदलकर दबे पांव स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगी। वह आ गई थी। उसका असली निशाना स्टडी रूम में रखी सुवानछिंग की चीजें थीं। मेरा दिल गले तक आ गया। जैसे ही उसका हाथ स्टडी रूम के हैंडल को छूने वाला था, बाथरूम का बल्ब जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसी पल वॉश बेसिन का टैप, शावर, टॉयलेट टैंक और घर के हर वाटर आउटलेट से एक साथ पानी बहने लगा। जो मानली ने डर से चीख मार दी और लगभग रेंगते हुए स्टडी रूम के सामने से पीछे हट गई। मैं भी तुरंत दौड़कर पहुंचा और उससे ज्यादा घबराया हुआ दिखने का नाटक किया। क्या हुआ जो दीदी? वह कांपती हुई बाथरूम की तरफ इशारा करने लगी। ये घर, मैंने कंधे उचकाए। अरे यहाँ तो कभी कभी ऐसा होता रहता है, शायद वायरिंग पुरानी है, आदत पड़ जाएगी। जो मानली ने बर्बाद बाथरूम की तरफ देखा, फिर लिविंग रूम की उस डरावनी खामोशी की तरफ जो किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो, लिन भाई, मुझे लगता है पाइपलाइन में कोई समस्या नहीं है, कंपनी में भी कुछ काम है, मैं चलती हूँ। वह लगभग भागती हुई दरवाजे तक पहुंची और जल्दी जल्दी जूते पहनने लगी। लेकिन दरवाजा खोलकर बाहर निकलने से पहले उसने मेरी तरफ एक बार पलट कर देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी नफरत और साफ दिखाई देती हत्या की इच्छा थी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं दरवाजे के पीछे टिक गया और लंबी सांस छोड़ी। मेरे पैर इतने कमजोर हो गए थे कि मैं लगभग जमीन पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम में रखा वह स्टिकी नोट, जिस पर मैंने मौके के हिसाब से काम करना लिखा था, धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ नीचे गिर गया। मैं उसे उठाने गया और अनायास मुस्कुरा दिया। पहला राउंड मैं जीत चुका था। मैंने तुरंत फोन निकाला और हिडन कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जो मानली चुके से स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी और जाते समय उसका वह जानलेवा लुक भी रिकॉर्ड हो गया था। मेरे पास एक और सबूत आ गया था, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत ही। उसकी यह नाकाम कोशिश उसे और ज्यादा खतरनाक बना देगी। अगली बार वह कोई दिखावा नहीं करेगी। तूफान मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी आ गया। जो मानली ने पूरी तरह अपना नकली चेहरा उतार फेंका।
फेंका। उसे पता था कि यह घर हॉन्टेड है और उसने इसी बात का फायदा उठाने का फैसला किया। वह वही पुराना तरीका दोहराना चाहती थी। वह चाहती थी कि मेरी मौत ही एक केयरफुली प्लान्ड एक्सीडेंट लगे, गैस पॉइजनिंग। रात के 2 बजे मैं लिविंग रूम से आई एक भारी आवाज सुनकर जाग गया। ऐसा लगा जैसे कोई बैल्कनी से अंदर कूदा हो। मेरे दिमाग में तुरंत एक नाम आया, झो मानली। मैंने सांस रोक ली और धीरे से बिस्तर से उतर गया। बेडरूम के दरवाजे के पीछे छिपकर मैंने बाहर झांका। लिविंग रूम में एक काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक टूल बैग था और वह सीधे किचन की तरफ जा रहा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। मैंने खुद को मजबूर किया कि शांत रहूं। बेडसाइड टेबल से फोन उठाया, उसकी ब्राइटनेस सबसे कम की और कांपती उंगलियों से 110 डायल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन को लिविंग रूम की तरफ कर दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई बिना बोले इमरजेंसी कॉल करे तो ऑपरेटर समझ जाता है कि कॉलर खतरे में है और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है। ये सब करने के बाद मैंने कैमरा ऐप खोला और लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी। फिर पहले से तैयार किया हुआ एक इमरजेंसी मैसेज अपने दोस्त जी बोशियाओ को भेज दिया। मैसेज में लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो यही सबूत है, पुलिस को खुद कॉल मत करना, उनके कांटेक्ट करने का इंतजार करना। मैसेज भेजने के बाद मैं दरवाजे के पीछे छिपा रहा और फोन को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। लिविंग रूम में झो मानली किचन के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वह अंदर जाकर कुछ करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। किचन का दरवाजा उसके सामने जोर से बंद हो गया। झो मानली बुरी तरह चौंक गई। अगले ही पल वह पागलों की तरह दरवाजे पर मुक्के मारने लगी। दरवाजा खोलो, अंदर कौन है, बाहर निकलो। मैं दरवाजे की दरार से देख रहा था। लिविंग रूम की हवा में एक आधा पारदर्शी साया तेजी से कांप रहा था। वह सु वानचिंग थी, लेकिन आज उसकी आकृति पहले से कहीं ज्यादा धुंधली और कमजोर दिखाई दे रही थी।